रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 23। काशवी और आशी को किडनैप कर लिया गया होता है। वो आदमी उन्हें वहां से लेकर चला जाता है। वो एक दूसरे आदमी की मदद से आशी और काशवी को एक गाड़ी में बैठ आता है और खुद गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी को एक सुनसान एरिया में रोकता है। ये एक फैक्ट्री एरिया था और ये फैक्ट्री भी नई थी, इसलिए यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। काशवी और आशी वक्त बेहोश थे, इसलिए वो दोनों आदमी उन्हें सहारा देकर फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर रखो और इसे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों हाथ में जैसे ही आशा और काशवी को लेकर अंदर गए तो राका और इसे उन दोनों को देखकर खुश हो गए। ऋषभ अपनी जगह से खड़ा होता है और उस आदमी के पास जाता है जिसने काशवी को संभाला हुआ था। राका ऋषभ को ये सब करते हुए देख रहा था। ऋषभ आशी के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, ये कितनी मासूम और भोली लग रही है, आज भी उतनी ही खूबसूरत है। राका अपनी व्हीलचेयर को चलाते हुए ऋषभ के पास आता है और वो आशी की तरफ देखकर कहता है, वैसे इसकी बहन भी कम खूबसूरत नहीं है, भगवान ने इसे भी फुर्सत से बनाया है। वरुण और रॉकेट आशी के घर जाते हैं। वो दोनों दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ है। वरुण ने कहा, आशी के साथ इस वक्त कोई नहीं रह रहा है, फिर भी उसने दरवाजा नहीं बंद किया हुआ है। ये कितनी करीलेस है, अगर कोई घर के अंदर आ गया तो। रॉकेट ने कहा, हमें अंदर जाकर देख लेना चाहिए मैम, ठीक है या नहीं। वरुण ने कहा, चलो दोनों अंदर जाते हैं। वरुण को आवाज लगाता है, आशी आशी कहाँ है तू, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। जब उसे आशी ने रिस्पांस नहीं किया तो डर गया। उसने रॉकेट से कहा, रॉकेट हम दोनों इतनी देर से आशी को बुला रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। रॉकेट ने कहा, वरुण से कहा, आप ऐसा कीजिए, आप आशी मैम को लेफ्ट साइड के कमरे में ढूंढिए और मैं सामने वाले और राइट साइड के कमरे में ढूंढता हूँ। वरुण ने कहा, ठीक है। उसके बाद जो पूरे घर में आशी को ढूंढते हैं लेकिन आशी उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो दोनों वापस आते हैं। वरुण ने कहा, आशी तो कहीं भी नहीं है और दरवाजा भी खुला था, इसका मतलब कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, हमें भैया को बताना चाहिए इस बारे में। वरुण अपना फोन नहीं करता है और आदित्य को फोन करता है। आदित्य फोन रिसीव करता है। वरुण ने, भैया हम आशी के घर आए थे लेकिन आशी पूरे घर में कहीं नहीं है और हम लोग जब घर में आए तो आशी के घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। वरुण की बात सुनकर आदित्य घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या पूरे घर में बहुत मिल नहीं रही है, कहाँ गई होगी वो, रात के 9 बजे बजने वाले हैं, जिस तरीके उसकी हालत है मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाएगी। तुम दोनों वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आशा और काशवी को इस वक्त एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। आशी को धीरे धीरे होश आता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो पूरी तरीके से अपनी आंखें खोलती है तो उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया। वो खुद को अंधेरे कमरे में देखकर बहुत ज्यादा डर गई। तभी उसे याद आया कि घर में उसके साथ क्या हुआ था। उसे याद आता है कि काशवी उससे मिलने आई थी। वो अपनी नजर लेफ्ट राइट करती है तो राइट साइड में उसे काशवी जमीन पर लेटी हुई मिली। वो इस वक्त बेहोश थी। आशी उठकर काशवी के पास जाती है और उसे जगाते हुए कहती, काशवी उठाओ। क्योंकि उसे बेहोश हो गई बहुत देर हो चुके थे, इसलिए वो भी आशी की जगाने से धीरे धीरे होश में आती है। उसने जब अपनी आंखें खोली तो सामने आशी को देखा। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने जब देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में है तो उसे सारी बात याद आती है। उसने आशी की तरफ देखकर कहा, आशी तुम ठीक हो। आशी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम किडनैप हो चुके हैं। काशवी, हमें किसने किडनैप किया होगा। उसकी बात सुनकर काशवी सोचने लगी, लेकिन तब तक में दरवाजा खुलता है और ऋषभ अंदर आता है। आशी और काशवी ऋषभ को देखकर बिल्कुल ही हैरान थे। आशी ने गुस्से से कहा, ऋषभ तुमने हमें किडनैप किया है। ऋषभ ने कहा, मेरे अलावा कभी कौन सकता है। काशवी ने कहा, ऋषभ तुम अपनी पिछली बार का हश्र लगता है भूल गए हो, जो बार बार एक ही गलती करते हो। ऋषभ उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। उसने कहा, अभी बातचीत करने का टाइम नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है और उन दोनों के पास जाता है। उसने काशवी को देखकर कहा, बहुत दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ काशवी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। उसकी बात सुनकर काशवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो आशी की तरफ देखता है और आशी से कहता है, आशी सुना है कि तुम्हारा पति मर गया और उसे खुद तुम्हारे भाई ने मारा है। चू चू चू, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए। आशी ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो अपनी ऋषभ। ऋषभ ने कहा, बस बहुत हो गया, अब बाहर चलो तुम दोनों, जिस काम के लिए तुम दोनों को यहाँ पर लाया गया है। पांचवी और आशी को ऋषभ की बात सुनकर बहुत डर लग रहा था। काशवी ने कहा, हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ऋषभ ने अपनी जीन्स की दोनों पॉकेट 2 बंदूक निकाली और काशवी और आशी के माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, अब तो चलोगी।
उन दोनों ने जैसे ही एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करते हुए देखा तो वो दोनों बहुत ज्यादा सहम से गए। इस वक्त काशवी और आशी को अपने लिए नहीं एक दूसरे के लिए डर रहे थे, इसीलिए वो दोनों ऋषभ की बात मानते हैं और धीरे से खड़े होते हैं। ऋषभ काशवी और आशी को बाहर लेकर आता है। वह दोनों जब बाहर आए तो उन्होंने देखा राका व्हीलचेयर में बैठा है। राका ने उन दोनों को देखकर कहा, आखिरकार हमारे स्पेशल मेहमाने आ ही गए। आदित्य आशी के घर में आता है। वहां पर वरुण और रॉकेट दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो जैसे ही आया रॉकेट वरुण उसके पास जाते हैं। आदित्य ने उनको देखकर कहा, क्या आशी अभी तक नहीं आई? वरुण ने कहा, नहीं भाई, इसका मतलब उसे किसी ने किडनैप किया है, कोई घर के अंदर से उसे खिलाओ करके लेकर गया है। राका ने कहा, तुम्हें पता है हम लोग तुम दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? अपना काम पूरा करने के लिए। काशवी ने कहा, काम पूरा करने के लिए का मतलब यही कि पिछली बार तुम्हें आदित्य ने हमारे हाथों से बचा लिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वही होगा जो हम चाहेंगे। इस बार तुम्हें ऐसी जगह पर भेजेंगे जहां पर आदित्य कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। आशी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? राका ने कहा, अरे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पिछली बार तो काशवी को हम बेच नहीं पाए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इसे भी बाकी लड़कियों की तरफ बेचा जाएगा। उसकी बात सुनकर काशवी और आशी बहुत ज्यादा घबरा गए। काशवी के तो हाथ पर एकदम से ठंडे पड़ गए। राका ने आगे कहा, बाकी लड़कियों की तरह इसका भी सौदा होगा। बहुत बचा लिया आदित्य प्रताप सिंह ने इसे हमसे, लेकिन इस बार वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम इस बार उससे एक नहीं पूरे 10 कदम आगे चल रहे हैं। आशी ने गुस्से में कहा कि राका, लगता है तुम्हें तुम्हारी दोनों टांगे तोड़वाकर तसल्ली नहीं मिली, जो अब तुम भाई से अपने हाथ पर और अपना मुंह भी तुड़वाना चाहते हो। मत भूलो कि भाई ने पिछली बार तुम्हारा क्या हाल किया था। इस बार अगर तुम उनके हाथ लग गए ना तो भाई तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो शायद तुमने खुद भी नहीं सोचती होगी। राका ने हंसते हुए कहा, अभी भी तुम उसी भाई की साइड ले रही हो जिस भाई की वजह से तुम भरी जवानी में विधवा हो गई। अरे मार डाला तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पति को, अपनी बहन के पति को। सच कह रहा हूं, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आशी ने कहा, और मुझे तुम्हारा फ्यूचर सोचकर बुरा लग रहा है कि भाई तुम्हारा कितना बुरा हाल करने वाले हैं। वो मेरा तब कुछ बिगाड़ पाएगा ना जब वो मुझ तक पहुंचेगा, और अगर वो मुझ तक पहुंच भी गया तब तक मैं इस बार बहुत देर हो चुकी होगी। राका ने कहा। ताली बजाई और कुछ लोग अंदर हैं। आशी और काशवी की तरफ देखते हैं तो वहां पर 2 आदमी खड़े थे। ऋषभ ने कहा, इनसे मिलो। काशवी, यही है तुम्हारे नए सौदागर, मेरा मतलब है जो तुम्हें खरीदने वाले हैं। काशवी उनकी तरफ देखती है और उन्हें देखकर मानो उसका हाल ही बेहाल हो गया। उसके मुंह से तो इसमें एक भी शब्द नहीं निकल रहा था डर की वजह से। एक आदमी जिसने रेड कलर की प्रिंटेड शर्ट और जीन्स पहना था, उसके बाल बड़े थे और उसने कानों में बाली पहनी हुई थी। नहीं, दूसरा आदमी जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था, उसके गले में रुमाल बनी थी और उसने काली शर्ट और काली ट्राउजर ही पहनी थी। ऋषभ ने कहा, कश्मीर कहाँ? मेरा मन था पहले तुमसे शादी करूंगा, हमारी सुहागरात होगी, उसके बाद तुम्हें उनके हवाले करूंगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आज भी जब मैं तुम्हें देखता हूं ना तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरी नीयत बिगड़ जाती है। सोच रहा हूं पहले तुम्हारे साथ अपने अरमान पूरे कर लो, उसके बाद ही तो मैंने दोनों के साथ भेजूं। तस्वीर उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन अभी भी वो डर की वजह से शांत खड़ी थी। आशी ने कहा, ऋषभ, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी अगर तुमने काशवी के साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की। अगर भाई एक बार भी यहाँ पहुंच गए ना तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ऋषभ उसकी बात सुनता मुस्कुराता है और वो अपने कदम काशवी की तरफ बढ़ाता है। आशी ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो मन में कहती है, भाई आप कहाँ पर हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए, काशवी को बचा लीजिए, उसे आपकी जरूरत है। आशी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन 2 आदमियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। आशी उनसे कहती है, छोड़ो मुझे छोड़ो, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनते और आशी को ऐसे ही पकड़े खड़े रहते हैं। राका ये सब देखकर बहुत ही हंस रहा था। ऋषभ काशवी के पास जाता है और उसकी बाजू से पकड़कर एक कमरे की तरफ ले जाने लगता है। काशवी उसे रोकर कहती है, प्लीज ऋषभ, नहीं, प्लीज छोड़ दो प्लीज, लेकिन ऋषभ उसे घसीटते हुए एक रूम में लेकर जाता है। आशी ने उसे पीछे से आवाज लगाई थी, ऋषभ तुम अच्छा मत करो ऐसा कुछ भी, कितने बाद में बहुत पछताना पड़े। लेकिन ऋषभ तब तक में कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ऋषभ काशवी की तरफ बढ़ रहा था और काशवी अपने कदम पीछे ले रही थी। ऋषभ ने कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है काशवी, इस कमरे से अब तुम जाओगी भी कहा। काशवी ने रोते हुए कहा, ऋषभ प्लीज मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना आदित्य जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस भी करो काशवी, अपने पति का गुणगान करना, अब कुछ नहीं कर पाएगा वो।
ऋषभ काशवी की तरफ बढ़ता चला जाता है और काशवी उससे बचने के लिए पीछे की तरफ हो रही थी। अचानक से जाकर वो बेड से टकरा जाती है और बेड में गिर जाती है। अचानक से ऋषभ उसके ऊपर आता है। काशवी उसे धक्का देने की कोशिश करती है लेकिन ऋषभ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो काशवी के चेहरे की तरफ बढ़ता है लेकिन काशवी अपना चेहरा इधर उधर कर रही होती है। काशवी उससे कह रही थी, ऋषभ नहीं, छोड़ दो मुझे। ऋषभ धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने शरीर पर एक कट जैसा महसूस होता है और वो झटके से काशवी के ऊपर से हट जाता है। काशवी देखकर हैरान रह जाती है। वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ जो झटके की वजह से दूसरी तरफ गिरा हुआ पड़ा था, वो खुद से कहता है, ये क्या हुआ, मुझे कट सा क्यों लगा, यहाँ तो कुछ ऐसा है भी नहीं, तो फिर ये झटका सा मुझे क्यों महसूस हुआ। आशी ने कहा, राका काशवी को छोड़ दो, ऋषभ से कहो रुक जाए वरना तुम दोनों का भाई क्या हश्र करेंगे। मुझे तो सोचकर भी तुम दोनों के लिए डर लग रहा है, लेकिन तुम दोनों को खुद के लिए डर नहीं लग रहा है। राका ने कहा, अपने भाई की बात छोड़ो और अपनी बात करो। अब तो तुम्हारा पति मर गया है तो क्या सोचा है, ऐसे ही तो रहोगे नहीं जिंदगी भर, तुम्हारे भी तो कुछ अपने अरमान होंगे, कहो तो मैं पूरा कर दूं। आशी ने गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो। राका, तुम अपने आप को मर्द कहते हो, अरे लानत है तुम जैसे मर्द पर। एक बार अपने आदमियों से कहो मुझे खोल दे, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या हजरत करूंगी तुम्हारा। भूलो मत मैं बहन किसकी हूँ, आदित्य प्रताप सिंह की, जिसकी वजह से तुमने अपनी दोनों टांगे खोल दी। भाई ने तो तुम्हारी दोनों टांगे छीनी थी, मैं तुम्हारी दोनों आंखें नोच लूंगी, फिर देखते रहना पूरी जिंदगी लड़कियों को। एक बात बताओ, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अभी भी तुम उसी भाई के नाम पर इतना उछल रही हो, अभी भी उसी की बातें कर रही हो, उसी की तारीफ कर रही हो। क्या बात है, मुझे तो लगता है तुम्हें अपने पति से प्यार ही नहीं था। मुझे उससे क्या था क्या नहीं था वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे इंसान समझ भी नहीं पाएगा। काशवी भी देखकर हैरान थी, वो बस एक टक ऋषभ को ही देख रही थी। काशवी मौके को देखकर वहां से भगना चाहती थी। वो पलट कर जाने लगी, तभी ऋषभ ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। काशवी एक बार फिर से बुरी तरीके से डर गई, लेकिन इस बार भी ऋषभ को झटका सा लगा और वो पीछे की तरफ गिर गया। लेकिन उसने जब ऋषभ पीछे पलट कर देखा तो वो जमीन पर गिरा पड़ा था। बार बार काशवी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। ऋषभ बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसे कट का झटका सा लगता, जिससे वो उससे दूर हो जाता है। काशवी भी सब समझने की कोशिश कर रही थी, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऋषभ के साथ ये जो कुछ भी हो रहा था। काशवी ने साइड टेबल में रखा एक वास उठाया, वो वास मेटल का था। काशवी ने उसे ऋषभ के सर पर मारा, जिससे ऋषभ के सर से खून निकलने लगा और उसे चक्कर जैसे आने लगे। काशवी जल्दी से रूम का दरवाजा जाकर खोलती है और बाहर निकल आती है। वो बाहर आकर देखती है तो दो आदमियों आशी को पकड़ कर रखा था और आशी गुस्से से राका की तरफ देख रही थी। काशवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती थी, इन सब के सामने मुझे सोच समझकर ही कदम उठाना होगा जिससे आशी को बचा लूं। इस वक्त रॉकेट, वरुण और आदित्य एक कार में बैठे होते हैं। रॉकेट कार ड्राइव कर रहा होता है और वरुण उसी के बगल में बैठा होता है और आदित्य बैक सीट पर वो फोन पर कुछ कर रहा था। उसके चेहरे में भी जल्दबाजी नहीं थी। वरुण और रॉकेट बार बार फ्रंट मिरर में आदित्य को देख रहे थे। फिर दोनों एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे एक दूसरे से पूछने की कोशिश कर रहे हो कुछ। जब वरुण ने आदित्य को बहुत देर फोन में ही बिजी देखा तो उसने उससे कहा, भाई आपको हो क्या गया है, यहाँ भाभी और आशी मिल नहीं रहे हैं और आप इतनी देर से फोन में लगे हुए हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हो फोन में। आदित्य ने कहा, जानता हूँ, मैं भी वहीं से होकर आ रहा हूँ जहाँ से तुम दोनों होकर आ रहे हो। भाई आप इतने शांत क्यों हैं? आदित्य ने इस पर अपनी भारी आवाज में कहा, ये तूफान से पहले की शांति है। उसकी बात सुनकर वरुण और रॉकेट एक दूसरे की तरफ फिर से देखते हैं, लेकिन उन्हें आदित्य की बात समझ में नहीं आती और अब दोनों शांत हो जाते हैं। आदित्य के फोन पर रिहान का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। रिहान ने कहा, भाई वो लोग मुंबई से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में एक नई फैक्ट्री कुछ महीनों पहले बनकर तैयार हुई है, वो लोग वहीं पर है। आदित्य ने हम्म कहा और अपना फोन रख दिया। राका ने आशी से कहा, अंदर ऋषभ काशवी के साथ मजे कर रहा है, अब तुम्हें देखकर मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की जो मेरे सामने खड़ी है, कैसे खुद को कंट्रोल करूं। राता ने कहा, इस लड़की के हाथ बांधे और इससे सामने वाले कमरे में लेकर चलो। आशी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसको गुस्सा भी आधे। उसने गुस्से में कहा, राका तुम हद से आगे बढ़े रहे हो अब। आशी उन दोनों आदमियों से अपने हाथ को छुड़वाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन दोनों ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था।
वो दोनों आशी वहां से ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर काशवी आ जाती है और राका के सर पर बंदूक तान कर उन आदमियों से कहती है, जहां पर खड़े होना वहीं पर खड़े रहो, आशी को कहीं भी ले जाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं इस राका को गोली मार दूंगी। काशवी की बात सुनकर राका झट से पीछे पलटकर देखता है तो काशवी को देखकर हैरान रह गया। वही हाल आशिका भी था, वह भी काशवी को सही सलामत बाहर देखकर बहुत हैरान रह गई। राता ने आश्चर्य जताते हुए काशवी से कहा, तुम यहाँ पर? तुम तो अंदर थी ना? काशवी ने कहा, थी, लेकिन हम नहीं हूं। राका, अपने आदमियों से कहो आशी को छोड़ दे, वरना इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं ना, उस सारी की सारी तुम्हारे सर पर मार दूंगी। राका ने डरते हुए अपने आदमियों से कहा, आशी को छोड़ दो। वो दोनों आदमी आशिक को छोड़ देते हैं। आशिक दौड़कर काशवी के पास आती है। उसने उससे पूछा, पास भी तुम ठीक हो ना? उस रिश्वत नहीं तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? काशवी ने कहा, पता नहीं आशी अंदर क्या हुआ, वो ऋषभ जितनी बार भी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार अचानक से उसे कुछ हो जाता और वो मुझसे 4 कदम दूर होकर गिर जाता। आशी को काशवी की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काशवी ने कहा, समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आज मेरी इज्जत बच गई आशी। राका भी उन दोनों की बात सुन रहा था। वो मन में कह रहा था, ऐसा क्या हुआ अंदर जो उस ऋषभ का इतना बुरा हाल हो गया। कुछ देर बाद ऋषभ भी बाहर आता है। उसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ होता है जहां से उसे खून आ रहा था। जब वो कमरे से बाहर आता है तो राका की नजर उस पर जाती है। ऋषभ का ये हाल देखकर राका का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऋषभ चलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके सर पर चोट बहुत ज्यादा थी, तो उसके सर में भी काफी दर्द हो रहा था और इसकी आंखों के आगे कुछ अंधेरा सा छा रहा था, जिस वजह से वो ढंग से चल नहीं पा रहा था। फिर भी कोशिश करते हुए वो धीरे धीरे करके राका के पास आता है। राका ने कहा, ऋषभ, ये तुम्हारा हाल क्या हो गया है? ये सब कैसे हुआ और तुम्हारे सर पर चोट? ऋषभ ने कहा, पता नहीं राका, जब मैं अंदर गया तो मेरे साथ कुछ अजीब सी चीजें हुई। मैं जितनी बार भी काशवी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार मुझे कट का झटका सा लग रहा था। राका ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऋषभ, ये कैसी बातें कर रहे हो? काशवी क्या कोई पावर हाउस है जिसके करीब तुम जा रहे थे तो तुम्हें 440 वोल्ट के झटके लगते हैं? अरे इंसान है वो। मेरा यकीन करो राका, मैंने जितनी बार इसे छुआ तो मुझे कट लगा है। उसकी बात सुनकर आशी को भी बहुत अजीब लगता है, तो वो काशवी की तरफ नजर करके देखती है। काशवी जब उसकी तरफ देखती है तो उस अपनी पलकें झपका कर हाँ में जवाब देती है। आशी को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही थी। राका ने कहा, ये क्या फालतू की बात कर रहे हो ऋषभ? भूत आ गया इस काशवी को बचाने या भगवान आ गए? ऋषभ ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत अजीब था वो। अचानक से उन सबको गोलियां चलने की आवाज आती है। राका का एक आदमी दौड़कर अंदर आता है और उसने कहा, बॉस, आदित्य प्रताप सिंह आ गया है और उसके साथ 2 लोग और हैं। बॉस, हमारे बाहर खड़े सारे आदमियों को आदित्य ने मार दिया है और वो अंदर आने वाला है। राका ने डरते हुए कहा, क्या आदित्य आ गया है? अब तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। आशी ने कहा, अब क्यों डर गए राका? भाई के आने से पहले तो तुम कह रहे थे कि तुमने पूरी प्लानिंग बनाकर रखी है, भाई कभी यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत कह रहे थे ना, तो लो भाई आ गए। और अब तुम अपने साथ होने वाले बुरे हश्र के लिए तैयार हो जाओ। राका ने अपने आदमियों से कहा कि जाओ और आदित्य प्रताप सिंह को यहां आने से रोको, जिंदा मत छोड़ना उससे। उसकी बात सुनकर वो आदमी जाने लगते हैं कि काशवी ने फिर से राका के सर पर बंदूक तानते हुए कहा, खबरदार अगर कोई यहां से हिला भी तो, वरना मैं इस राका को मार दूंगी। उसकी बात सुनकर वो आदमी रुक जाते हैं। राका ने अपने आदमियों से कहा, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर खड़े रहो। रॉकेट सबको मारता हुआ और सबसे बचता बचाता हुआ अंदर की तरफ आता है। उसके साथ वरुण भी था। वरुण गोलियां तो नहीं चला रहा था, लेकिन वो सबको मारने में रॉकेट की मदद कर रहा था। वो कभी अपने हाथों से तो कभी अपने पैरों से सबको मार रहा था। वो लोग अंदर आते हैं। रॉकेट ने कहा, जो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रहेगा, किसी ने हिलने की कोशिश की तो अपनी बंदूक की सारी गोलियां तुम लोगों के सीने में उतार दूंगा। उसकी बात सुनकर वरुण ने कहा, वैसे डायलॉग अच्छा था, काफी अच्छा बोल लेते हो तुम। वरुण अजीब नजरों से वरुण की तरफ देखता है। आदित्य भी अपने रौबदार तरीके से अंदर आता है। काशवी ने जब उसे देखा तो वो दौड़कर आदित्य के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। आदित्य देख सकता था कि काशवी कितनी घबराई हुई है, कितनी डरी हुई है। काशवी का शरीर अभी भी कांप रहा था। आदित्य ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, शू, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। आदित्य अब आशी की तरफ देख रहा था। वो भी बहुत ज्यादा घबराई हुई खड़ी थी।
ये देखकर अदित्या को बहुत ही तकलीफ महसूस होती है। उसके बाद वो फिर से ऋषभ और राका की तरफ देखता है जो इस वक्त अपने सर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। अदित्या काशवी को अपने से अलग करता है और उसके सर पर अपने हाथ रखकर उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, बस अब रोना नहीं है। अदित्या उसके चेहरे की तरफ देखता है जो रोने और घबराने की वजह से पूरी तरीके से उतर चुका था। उसके माथे पर भी हल्की चोट थी। ये चोट तभी आई थी जब ऋषभ ने उसे बेड पर धक्का दिया था। बेड का कोना काशवी के सर पर लग गया था। काशवी लगातार रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काशवी ने रोते हुई आवाज में हिचकियां लेते हुए कहा, अ अ आदित्य जी, छोटी ई, इस ऋषभ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। काशवी की हालत देखकर आदित्य को जितनी तकलीफ हो रही थी उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से से अपनी नजर उठाकर ऋषभ की तरफ देखता है। वो काशवी के कंधे पकड़कर उसे एक तरफ करता है और अपने कदम ऋषभ की तरफ बढ़ाता है। आदित्य को गुस्से से आते हुए देखकर राका की हालत भी खराब हो रही थी। आदित्य ऋषभ के पास पहुंचा तो आशी भी उससे कुछ दूर ही पर ही खड़ी थी। उसकी हालत भी इस वक्त बहुत खराब थी। उसके कपड़े सब गंदे थे। रोने की वजह से उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर बन गई थी। आशी अपने हाथों को सहला रही थी क्योंकि उन आदमियों ने उसके हाथों को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। आशी एक नज़र अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखती है। आदित्य उसके हाथ की तरफ देखता है जहां पर उंगलियों के निशान थे जो कि उभर कर आ गए थे। अब सब आदित्य के बर्दाश्त के बाहर था। आदित्य ने अपना पैर उठाया और एक जोर की लात ऋषभ के सीने पर मारा। उसके ऐसा करने से ऋषभ करीब 10-12 कदम की दूरी पर जाकर गिरा। आदित्य अपने कदम उधर बढ़ाता है और वो ऋषभ के पास पहुंचता है। उसने ऋषभ के सीने पर अपने पैर से दबाते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, कितनी बार ऋषभ, कितनी बार मैंने तुझे मना किया कि मेरे घर वालों से दूर रहो, काशवी से दूर रहो। लेकिन इस बार तूने आशी को भी अपना टारगेट बनाया, उन दोनों को तकलीफ दी जिन दो लोगों से मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ऋषभ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन कोई आशी और काशवी को कोई तकलीफ पहुंचाए, उनकी तरफ आंख उठाकर देखे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। आदित्य ने अपने पैर उठाया और बहुत कसकर ऋषभ के पेट पर मारकर कहा, जिससे ऋषभ की मुंह से खून निकल आया और उसके मुंह से एक चीख भी निकली। आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोनों को तकलीफ पहुंचाने की। तुमने काशवी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आज तो तुम्हारा मरना तो तय है। आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वरुण दौड़कर आशी के पास आकर खड़ा होता है। उसने आशी से पूछा, आशी तो ठीक है ना? आशी ने हाँ में अपना सर हिलाया। वैसे आज तो तुझे बहुत झटके लगे होंगे ना? दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा तुम दोनों का। तुम दोनों की शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम दोनों कितने परेशान हो। तो चलो तुम दोनों का ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों मेरी बहन, मेरी बीवी को उठाकर लेकर आ जाओगे इतनी आसानी से और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा? अगर तुम दोनों मुझसे 2 कदम आगे चलते तो मैं तुम दोनों से 10 कदम आगे चलता हूँ। मुझे पता था ऋषभ कि तू ऐसी कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि आजकल तो तुझे अपना धंधा बढ़ाना है ना। इसीलिए मैंने काशवी और आशी की सिक्योरिटी पहले ही टाइट कर दी थी। तुझे पता है कि तू काशवी के साथ कुछ गलत क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। राका ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो ऋषभ काशवी के पास नहीं पहुंच पाया? तुम तो अभी अभी आए हो ना। राका, तूने मुझे क्या कोई कच्चा खिलाड़ी समझ कर रखा है? भले ही मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं, मैं उसके साथ ना रहकर भी उसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा। मुझे पता था कि काशवी अगर आशी के घर जा रही है उससे मिलने तो तुम लोग उस पर नजर तो रखते ही होंगे, और ये मौका तो तुम अपने हाथ से जाने दोगे नहीं। बस तभी मैंने अपना दिमाग चलाया। ये जो तुम काशवी के हाथ में कंगन देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल कंगन नहीं है। उसकी बात सुनकर काशवी अपने हाथ के कंगन की तरफ देखती है। इन कंगन को जब भी कोई छूने की कोशिश करेगा उसका पता मुझे अपने वॉच जरिए पता चल जाएगा। तुमने जितनी बार भी उसके हाथ को छुआ उतनी बार मेरी वॉच के जरिए मुझे सिग्नल मिला, और मेरे फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे मैं उसे अपने फोन से मैनेज कर सकता हूँ। तूने जितनी बार काशवी को छूने की कोशिश की उतनी बार तुझे जो झटके लगे वो मैंने ही तुझे दिए थे। ऋषभ ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि मैं काशवी के साथ क्या कर रहा हूं?
क्योंकि काशवी ने जो अपने गले में पेंडेंट पहना है उसमें भी मैंने स्पीकर फिट किया है। जितनी बार वो चिल्लाई, जितनी बार वो रोई है, जितनी बार उसने तुझसे ये कहा है कि तू उसे जाने दे। उसे छोड़ दे, लेकिन तूने उसकी बात नहीं मानी। इतनी बार तूने मेरा गुस्सा और बढ़ाया है, उतनी बार तूने अपनी मौत को और दर्दनाक बनाया है। राका और ऋषभ एक बार फिर से आदित्य की बात सुनकर हैरान रह गए और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऋषभ ने कहा, तुमने इतना बड़ा खेल खेल डाला हमारे साथ। तुमने इतना कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। रॉकेट ने कहा, तुम दोनों को पता होना चाहिए कि तुम दोनों जिससे पंगा ले रहे हो वो है कौन। पूरे के पूरे गधी हो तुम दोनों। आदित्य ने कहा, मौत तो तय कर दी है मैंने तुम दोनों की, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, इसलिए मैं तुझे आसान मौत तो नहीं देने वाला। उससे पहले तुमने जिनके साथ गलत किया है वो तो तुम्हें सजा दे दे। ऋषभ उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। आदित्य काशवी के पास आता है। उसने अपनी कमर से बेल्ट निकालकर काशवी को हाथों में थमाया और उससे कहा, ये लो काशवी और जाओ, और इस इंसान ने तुम्हारे साथ जितना भी गलत किया है उसका बदला लो जा करके। उस इंसान के लिए तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है उस सब निकाल लो। काशवी अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखती है, फिर एक नजर ऋषभ की तरफ देखती है। उसने आदित्य के हाथ से बेल्ट ली और ऋषभ की तरफ बढ़ने लगी। ऋषभ उसे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। काशवी उसके पास आकर खड़ी होती है। इस वक्त काशवी की आंसू से भरी आंखों में बेहद गुस्सा था ऋषभ के लिए। उसने बेल्ट उठाई और ऋषभ को मारना शुरू किया। इस वक्त वो बेहद गुस्से में थी। ऋषभ बस चिल्लाए जा रहा था, आह। लेकिन काशवी को आज उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बस उसे मारे जा रही थी। ये देखकर रखा की हालत भी खराब हो रही थी। वो काशवी को देखकर अपनी थूक गले में गटते हुए मन में सोचता है, ये काशवी को क्या हो गया है, ऐसे लग रहा है पूरी पागल हो चुकी है, कैसे बेरहमों की तरह मार रही है ऋषभ को। लगभग 10 मिनट हो गए थे काशवी को ऋषभ को मारते हुए, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। जब आदित्य, वरुण और रॉकेट ने देखा कि काशवी बस सबको मारे ही जा रही है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहां तक कि उसे देखकर लग रहा था वो अपने होश में भी नहीं है, आदित्य उसके पास जाता है और उसे संभालते हुए और उसे रोकते हुए कहते हैं, काशवी बस करो, होश में आओ। काशवी, लेकिन काशवी नहीं सुनती। आदित्य इस बार उसका हाथ पकड़ा और उसे मारने से रोका। काशवी अपने होश में आती है। वो आदित्य की तरफ देखती है और एक बार फिर वो उसके सीने से लगकर खूब रोती है। आदित्य उसके सर पर हाथ फेरता है। राका ने कहा, हमें तो जो करना था वो हमने कर लिया, हमें तुम्हारी बर्बादी देखने की और हमने देख ली। हमें देश में ड्रग्स पहुंचाने थे, हमने पहुंचा दिए, और कुछ लड़कियों की स्मगलिंग भी करवा दी और तुम कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि तुम्हारा जो गैरकानूनी धंधा चलता था उसमें भी तुम्हें कितना नुकसान हुआ। सीबीआई ने तुम्हारे गैरकानूनी हथियारों की स्मगलिंग जो तुम कर रहे थे उसे पकड़ लिया। लेकिन सच बता रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर ऑफिसर तेजस तुम्हें मां पकड़ने आएगा तो तुम उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे जान से मार डालोगे। सच बताओ, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी मैंने इस बात की। तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया उस दिन। भले ही हम तुम्हें जिन की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाए, ना तुम्हें मार पाए, ना तुम्हारा धंधा बंद करवा पाए, लेकिन मेरी वजह से तुम तुम्हारी ही बहन के पति के कातिल बन गए। उस बहन के पति के कातिल, जिस बहन से तुम कितना प्यार करती हो, जिस बहन को तुम्हें ना जाने कितने सालों तक अंडरवर्ल्ड की नजरों से बचा कर रखा है, जिसे बचाने के लिए तुम यहां तक आ गए। और ये तुम्हारी बेवकूफ बहन जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तब भी इसके भैया वचन ही नहीं खत्म होते हैं, तुम्हारी तारीफ ही करती रहती है। बहुत भरोसा है इसे तुम पर, जब किसके भरोसे के अनगिनत टुकड़े कर दिया तुमने। इसका मुंह ही नहीं थकता है इसका तुम्हारी तारीफ करते हुए, जबकि इसकी सबसे बड़ी खुशी को तो तुमने ही मार डाला। काशवी ने कहा, आदित्य जी आपको पता है इसने आशी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, वो तो अच्छा हुआ कि ये वो कर नहीं पाया जो ये करना चाहता था। आदित्य को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है। वो अपनी गुस्से भरी आंखों से एक बार आशी की तरफ देखता है और फिर राका की तरफ। वरुण जो आशी के कंधे पकड़कर उसे संभालने के लिए खड़ा था, आशी ने अपना चेहरा वरुण के सीने पर रखा और वो रोने लगी। वरुण उसे संभालने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। राका ने कहा, वैसे बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बहन। अब मैंने सोचा जब ये विधवा हो ही गई है, जब इसका भी हाल काशवी के जैसा ही होने वाला है, तो क्यों ना मैं भी मजे ले लूं। जब तुम्हें ही उसकी खुशियों का ख्याल नहीं है तो मैंने सोचा मैं ही उसके अरमानों का ख्याल रख लूं। कसम से कह रहा हूं, तुम्हारी बहन को देखने के बाद रहा ही नहीं गया मुझसे।
आदित्य ने गुस्से में और तेज आवाज में उसका नाम पुकारा, राका। तभी राका के पीछे से एक लात पड़ती है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। राका को पीछे से एक लात पड़ती है और राका मुंह के बल जमीन में गिर जाता है। सबने जब राका को जमीन पर गिरे हुए देखा तो अपनी नजर उठाकर देखते हैं और देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सब आंखें फाड़े उस शख्स को देखते हैं। काशवी, वरुण, रॉकेट, ऋषभ सब उस शख्स को आंखें फाड़े देख रहे थे। आशी को जब कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो भी वरुण के सीने से अपना सर हटाती है और अपना सर घुमाकर सामने की तरफ देखती है तो वो भी एक पल को हैरान रह जाती है। वो एकटक उस इंसान को देख रही थी। उसने अपने शब्दों को लड़खड़ाते हुए कहा, तेजस। आदित्य भी तेजस को हैरानी से देख रहा था, लेकिन सबकी तरह वो हैरानी से रिजेक्ट नहीं कर रहा था। वो शांति से खड़ा हुआ था। राका अपनी चेहरा उठाकर पीछे की तरफ देखता है तो वो भी एकदम से शॉक्ड हो गया। उसने अटकते हुए कहा, तेजस। तेजस अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से राका को घूर कर देख रहा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए और तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राका आशी के पास जाने की और उसे गंदी नजरों से देखने की या उसे छूने की कोशिश करने की। आशी बस तेजस की तरह ही देखे जा रही थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वरुण आशी की तरफ देख रहा था। वो आशी की हालत समझ सकता था। तेजस राका की तरफ बढ़ा और उसने उसके चेहरे पर अपनी लात मारते हुए गुस्से में कहा, बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे गंदी नजर से देखने की। राका अभी भी घबराया हुआ चेहरा लेकर और सवालिया नजरों से तेजस को देख रहा था। आदित्य ने काशवी को अपने से दूर किया और उसे एक तरफ खड़ा किया। आदित्य राका के पास जाता है और उसे उसकी कॉलर से पकड़कर उठाता है। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, देख, पहले अपनी हालत, अपने पैरों पर तू खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे तुझे खड़ा करने पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तूने मेरी बहन को गंदी नजरों से देखा, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, आज तो जिंदा नहीं बचेगा राका। इतना कहकर आदित्य ने अपना सर राका के सर पर मारा, जिससे आदित्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राका का पूरा सर चकरा गया। पहले राका ऋषभ को मार खाते हुए देख रहा था और अब ऋषभ राका को मार खाते हुए देख रहा था। पहले राका अपने लिए डर रहा था और अब ऋषभ अपने होने वाले हश्र के लिए डर रहा था। तेजस अपनी नजर घुमाकर आशी की तरफ देखता है। आशी जो उसे ही एकटक हैरानी से देख रही होती है और तेजस भी अब बस उसे देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आदित्य ने रॉकेट से कहा, रॉकेट, इन दोनों को उठाओ और दोनों के पैर पर रस्सी बांधकर और इनके हाथ पीछे बांधकर उल्टा लटका दो। रॉकेट और राका दोनों उसकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। रॉकेट आदित्य की बात मानकर वैसा ही करता है जैसे उसने करने को कहा। रॉकेट पहले ऋषभ के पास जाता है और उसके पीछे से हाथ बांध रहा होता है। ऋषभ उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार की वजह से उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को रॉकेट से छुड़वा ले। रॉकेट जाकर ऋषभ को ऊपर रेलिंग से एक रस्सी लटकाकर ऋषभ को बांध देता है। ऋषभ का चेहरा इस जमीन की तरफ था और पैर ऊपर की तरफ और उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। कुछ देर बाद उसने राका के साथ भी यही किया। वो दोनों अगल बगल ही लटके हुए थे। ऋषभ डरते हुए कहता है, आदित्य, प्लीज हमें जाने दो, ये हमारी आखिरी गलती थी, अब हम कुछ नहीं करेंगे और मैं तो बिल्कुल कुछ गलत करने का सोचूंगा भी नहीं। मैं शहर से ही दूर चला जाऊंगा और कभी काशवी का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाऊंगा। कभी भी तुम्हारी किसी भी फैमिली मेंबर तो नुकसान नहीं पहुंच जाऊंगा। आदित्य ने कहा, सच कह रहे हो तुम ऋषभ, ये तुम्हारी आखिरी गलती ही है, क्योंकि इसके बाद तुम दोनों कोई गलती करने के लायक रहोगे ही नहीं। बहुत देर हो चुकी है ऋषभ, बहुत देर बाद तुम्हारे अंदर की अकड़ खत्म हुई है और डर ने जगह बनाई है। बहुत उछल रहे थे ना इस राका की श्रेय पाकर। तुम्हें क्या लगा ये राका कभी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा और तुम इसके साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड में राज करोगे। अंडरवर्ल्ड का किंग पहले भी मैं था और अभी मैं हूं और आगे भी मैं ही रहूंगा। और रही बात तुम्हें माफ करने की, तो बहुत देर हो चुकी है ऋषभ, अब नहीं। बहुत मौके दे दिए तुम्हें, बहुत तुम्हारी जान को बख्शा है, लेकिन अब नहीं। तुम दोनों की वजह से मेरी बहन को कितनी तकलीफ हुई है। मैं अपनी ही बहन का गुनहगार बन गया। मैंने उसके ही पति पर अपने हाथ से गोली चलाई तुम्हारी वजह से, तुम दोनों की वजह से। जिस तकलीफ से मैं और मेरी बहन गुजरे हैं ना इतने दिन से, उस तकलीफ से अब तो तुम दोनों को भी गुजरना होगा। राका ने कहा, लेकिन तुमने तो तेजस को बचा लिया ना, अब तो हमें जाने दो, तेजस तो जिंदा खड़ा है ना। तेजस ने कहा, तुम दोनों तो बहुत शॉक्ड होंगे ना, मुझे जिंदा देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा ना अपनी आंखों पर। ऋषभ ने कहा, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। आदित्य ने तुम पर खुद अपने हाथों से गोली चलाई थी, मेरे आदमी ने खुद देखा था।
जो उस दिन तुम्हें मारने आ रहा था, फिर तुम कैसे बच गए? मैंने तो खुद ही वीडियो में आदित्य को तुम्हें मारते हुए देखा है। तेजस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम्हारा प्लान मिस्टर सिंह ने फेल कर दिया। मुझे मिस्टर सिंह ने बचा लिया था उस दिन। आदित्य ने कहा, मुझे पता चल गया था राका तुम्हारे प्लान के बारे में कि तुमने तेजस तक मेरे स्मगलिंग की बात या मेरे काम की बात क्यों पहुंचाई थी, ताकि वो मेरे अड्डे पर आकर रेड करे और तुम दोनों मौका पाकर उसे मार दो और सारा का सारा इल्जाम मुझ पर लगा दो कि मैंने तेजस को मारा है क्योंकि वो मेरे काम के बीच में आ रहा था। जब तुम्हारा आदमी तेजस पर गन पॉइंट करके खड़ा था ना, तब मैंने उसे देख लिया था, बाज की तरह नजर है मेरी, भूल मत। मेरे आसपास क्या चल रहा है बहुत अच्छे से खबर रहती है मुझे। जब मैंने देखा कि तेरा वो आदमी तेजस पर गन पॉइंट करके खड़ा है तो मैं एकदम से हैरान रह गया। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं तेजस की जान कैसे बचाऊं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसीलिए मैंने तेजस को गोली मारी, लेकिन मैंने उसकी बाजू पर गोली मारी थी। वो एकदम किनारे खड़ा था जिसकी वजह से वो पानी पर गिर गया और कुछ वक्त बाद मेरे ही आदमियों ने तेजस को समुद्र से निकालकर बचा लिया। डर तो मैं भी बहुत गया था क्योंकि मुझे भी पता था कि तेजस की हालत बहुत खराब है और भले ही गोली बाजू में ही क्यों ना लगी हो, लेकिन फिर भी शरीर में गोली का असर फैल जाता है। और वही हाल तेजस का भी था। उसकी हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन वो बच गया। समय पर उसके बाजू से गोली निकाल ली गई और क्योंकि गोली बाजू में लगी थी इसलिए उससे ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं। जिस वक्त मैंने तेजस को मारा था ना अपने हाथों से, उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था वो मैं ही जानता हूं, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद मेरी बहन को कितनी तकलीफ होने वाली है। मैंने अपनी बहन के पति पर गोली चलाई जिसके बाद उसका बचना भी एक सवाल था। फिर भी मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और उसकी जान पर बनाई और वो मौत के मुंह में जाने से बचा। मैंने ये सब क्यों किया? तुम लोगों की वजह से। तेजस ने कहा, ऐसे प्लान तो बहुत अच्छा था तुम लोगों का, लेकिन अफसोस अपने प्लान पर तुम दोनों कामयाब नहीं हो पाए। सब लोग आदित्य और तेजस की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन सबको अब पता चला था कि आदित्य ने कितना बड़ा खेल खेला था, या यूं कहें कि कितना बड़ा रिस्क लिया था। आशी बस आदित्य की तरफ देख रही थी। उसे वो पल याद आ गया जब जब उसने आदित्य से सवाल किया और उस पर गुस्सा किया। ये सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना सर झुका लिया। आदित्य ने तेजस से कहा, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने अपने अड्डे पर रखा था ना, और तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, तुम तो अपने होश में भी नहीं थे। हाँ, मुझे कुछ वक्त पहले ही होश आया और होश आते ही आशी का ख्याल आया और आपके ही एक आदमी के जरिए मुझे पता चला कि आशी और मिसेज सिंह का किडनैप हो गया है और मैं समझ गया था ये काम किसका होगा। वरुण अभी भी आशी को संभाले हुए खड़ा था और तेजस बार बार उन्हीं दोनों की तरफ देख रहा था। काशवी मन में कहती है, मुझे पता था आदित्य जी आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और देखिए मेरा यकीन जीत गया। आशी अभी भी तेजस की तरफ देख रही थी। तेजस धीरे धीरे अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाता है, आशी से अपने करीब आते हुए देख रही थी। तेजस उसके पास आकर खड़ा होता है और अपने दोनों हाथ के अंगूठे से उसके आंखों के आंसू पूछते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? आशी अभी भी बस तेजस को ही देख रही थी। उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो जवाब कहां से देती। तेजस ने फिर से सवाल किया, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई इनकी वजह से? डॉट 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 आशी अचानक से तेजस के सीने से लग जाती है और उसे टाइटली हक कर लेती है। उसके हाथ इस वक्त तेजस के पेट के इर्द गिर्द लिखते हुए थे। उसने रोते हुए कहा, कहाँ चले गए थे तुम तेजस? तुम्हें पता है मेरा क्या हाल हुआ? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? मैं कैसे नहीं, ये 3 दिन तुम्हारे बगैर मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। प्लीज तेजस अब कभी भी मत जाना, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। तेजस ने भी अब उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए और उसकी पीठ पर हाथ से चलाते हुए कहा, चुप हो जाओ, अब मैं आ गया हूं ना, कहीं नहीं जाऊंगा। सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश थे। काशवी भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन हल्के हल्के से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ऋषभ और राका के बाल पकड़ता है और दोनों का सर एक दूसरे के सर से जोर से टकराते हुए कहता है, मना किया था, मान जाओ, लेकिन तुम दोनों माने ही नहीं और अब मैं भी नहीं रुकने वाला। वो ऋषभ और राका के गाल पर थप्पड़ पर थप्पड़ थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए जा रहा था और उन दोनों के मुंह से बस आह की आवाज आ रही थी। बहुत शौक है ना तुम दोनों को लड़कियों को गंदी नजरों से देखने का? आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ।
आदित्य अब उनकी आंखों पर घुसे मारने लगता है, जिस वजह से उनकी आंखों में दर्द होने लगता है और उनकी आंखों से खून भी आ रहा था। ये सब वहां पर खड़े लोगों से देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक बहुत ही भयंकर मंजर था। आदित्य कहता जा रहा था, इन आंखों से तुम दोनों ने आशी और काशवी अपनी गंदी नजरों से देखा था ना, अब तुम दोनों की ये नजरें ही नहीं रहेगी। आदित्य उन्हें मारता जा रहा था। तेजस ने कहा, इसके सिंह रुक जाए प्लीज, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। आदित्य ने कहा, ऑफिसर में कभी दूसरों की मर्जी से नहीं चला, मैंने हमेशा अपने मन की ही सुनी है और आज भी मैं अपने मन की सुनूंगा। पिछले 2-3 बार से मैं इन्हें कानून की वजह से ही बचा रहा था, क्योंकि डीसीपी ऐसा चाहता था कि वो जितने भी गैरकानूनी काम अंडरवर्ल्ड में चल रहे हो उनके इन्फॉर्मेशन इन दोनों से निकलवा सके, जितने भी ड्रग्स सप्लाई हो है, लड़कियां खोई है, उन सब पता वो लगा सके। इसीलिए वो चाहते थे कि ये दोनों जिंदा रहे, इसीलिए मैंने छोड़ रहा था और उसी वजह से ये दोनों बचकर निकल जा रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब तो कोई चांस ही नहीं है इन दोनों के बचने का। आदित्य उन्हें मारे जा रहा था, तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। वो पीछे पलटकर देखता है तो पास काशवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर आदित्य बहुत घबरा गया। बाकी सब भी काशवी को बेहोश देखकर घबरा गए। आदित्य दौड़कर काशवी के पास गया और उसके गालों को थपथपाते हुए और उसे जगाते हुए उसका नाम पुकारा, काशवी काशवी उठो, काशवी क्या हो गया तुम्हें। आदित्य ने देखा काशवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, वरुण जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठो, काशवी की हालत बहुत खराब है, हमें घर जाना है। और रॉकेट, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें इन दोनों का क्या हाल करना है। उसने तेजस की ओर देखते हुए कहा, कोई भी कुछ भी कहे लेकिन तुम किसी का ख्याल नहीं करोगे, तुम्हें जो ऑर्डर मैंने दिया है उसी को फॉलो करोगे, मुझे दोनों जिंदा नहीं चाहिए। रॉकेट ने कहा, जी भाई, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। आदित्य काशवी को गोद में उठाता है और उसे बाहर की ओर ले जाता है। तेजस और आशी भी उसके पीछे पीछे आते हैं। वरुण पहले ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। आदित्य का एक आदमी गाड़ी की बैक डोर ओपन करता है। आदित्य जाकर काशवी को बैक सीट पर लेटा देता है और खुद भी दूसरी तरफ से आकर बैठ जाता है। वो काशवी का सर अपनी गोद में रखता है। आशी भी अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाती है, तभी तेजस ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। आशी पर तेजस की तरफ देखती है। तेजस ने कहा, आशी उन्हें जाने दो, मिसेस सिंह को इस वक्त सिर्फ मिस्टर सिंह की जरूरत है और मिस्टर सिंह से ज्यादा अच्छे से ख्याल मिसेस सिंह का कोई भी नहीं रख सकता। तेजस की बात सुनकर आशी रुक जाती है। वरुण गाड़ी की विंडो से ही तेजस से कहता है, तेजस आशी का ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर तेजस अपनी पलकें हाँ में झपकता है। अपनी बात कहने के बाद वरुण गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा देता है। तेजस ने आशी का हाथ थामा और उसे अपनी गाड़ी के पास लाकर उसे को ड्राइवर सीट पर बैठाता है और खुद वापस आकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया और कार ड्राइव करने लगा। आदित्य काशवी को अपनी गोद में लिए हुए घर के अंदर आता है। पुष्पेंद्र जी जो अभी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, उन्होंने आदित्य को काशवी को गोद में ले जाते हुए देखा। अचानक से ये देखकर वो घबरा गए। उन्होंने ऊपर से खड़े होकर ही पूछा, आदित्य काशवी को क्या हुआ है। काका, अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आदित्य काशवी को लेकर ऊपर चला जाता है और अपने कमरे में आता है। वो काशवी को धीरे से बेड पर लेटाता है। पुष्पेंद्र जी भी कमरे में आते हैं। इस वक्त सभी काशवी को ही देख रहे थे। रेहान भी डॉक्टर को लेकर कमरे में आ गया होता है। डॉक्टर काशवी का ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने देखा कि काशवी बेहोशी में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी हालत को देखकर डॉक्टर ने आदित्य ने उससे पूछा, क्या के साथ कुछ गलत हुआ है, आई मीन कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये शायद बहुत ज्यादा डर गई है। आदित्य ने कहा, डॉक्टर, आज ही मेरी वाइफ का किडनैप हुआ था और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। आदित्य की बात सुनकर पुष्पेंद्र जी उसकी तरफ देखते हैं और हैरानी से कहा, क्या काशी का कितना हुआ और उसके साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश हुई। उन्होंने गुस्से में पूछा, किसने किया ये सब। तो वहीं पर खड़े वरुण ने कहा, और कौन हो सकता है अंकल, वही दो बदतमीज जानवर, वो ऋषभ और राका। इन दोनों की इतनी हिम्मत। रॉकेट ने कहा, सर अब घबराने की बात नहीं है, आज नू राशि में दोनों को वक्त रहते बचा लिया गया। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से पुष्पेंद्र जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, आशी को भी किडनैप किया गया था और हमें कुछ पता ही नहीं, हमें किसी ने कुछ बताना जरूरी ही नहीं समझा। रेहान ने कहा, पापा ये सब बहुत जल्दी में हुआ, इसी वजह से हम सबको आपको ही बताने का मौका नहीं मिला। अब आशी ठीक है ना, पुष्पेंद्र जी ने पूछा। वरुण ने कहा, हाँ अंकल पुर ठीक है, और प्लीज अब आगे कोई सवाल मत कीजिएगा क्योंकि आगे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसकी बात सुनकर पुष्पेंद्र जी शांत हो गए।
डॉक्टर आदित्य की बात सुन रहे थे और वो काशवी का चेकअप भी करते जा रहे थे। काशवी बस बड़बड़ाए जा रही थी। नहीं ऋषभ, मेरे करीब मत आना, दूर हो जाओ मुझसे। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आदित्य से कहा, मिस्टर सिंह आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पुष्पेंद्र जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या कोई ऐसी बात है जो बहुत घबराने वाली है, जो आप सिर्फ आदित्य को ही बता रहे हैं? जो भी बातें हम सबके सामने बताइए ना, साफ साफ। डॉक्टर ने कहा, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन फिर भी मुझे मिस्टर सिंह कुछ बात करनी है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक हस्बैंड होने के नाते मुझे बात उनसे ही करनी होगी। पुष्पेंद्र जी ने हमें अपना सर हिलाया। आदित्य उनकी बात सुनकर मन ही मन में घबरा रहा था। डॉक्टर और आदित्य कमरे के बाहर आ जाते हैं। वो दोनों इस वक्त लॉबी में चल रहे थे। आदित्य ने उनसे कहा, क्या बात है डॉक्टर, आपको ऐसे क्या बात करनी है? डॉक्टर ने अपनी बात कहना शुरू किया। देखिए मिस्टर सिंह, मैं जानता हूं कि आज मिसेस सिंह बच गई, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में इस चीज को बहुत गहरा असर हुआ है। आदित्य ने कहा, मतलब क्या है डॉक्टर, आपके कहने का साफ साफ बताए। देखिए मिस्टर सिंह, कई बार मेरे पास ऐसे कैसे आते हैं। जब मोलेस्टेशन के बाद लड़की अपना दिमागी संतुलन खो देती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है उसमें, बहुत डरी डरी से रहने लगती है, किसी को भी अपने करीब आने नहीं देती, हर एक इंसान को शक भरी नजरों से देखती है, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ इतना गलत हो गया होता है। हाँ तो डॉक्टर, तो यही मिस्टर सिंह माना कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ वो गलत होने जा रहा था और किसी चीज का उनके दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ है। मिस्टर सिंह, एक लड़की जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहती, या जिसके बारे में वो सोच ले तो भी उसकी रूह कांप उठती है। तो सोचिए मिस्टर सिंह, मिसेज सिंह तो उस चीज को फेस करके आ रही है, उस चीज को करीब से महसूस किया है, और यही चीज काफी है उनके मन में एक डर घर करने के लिए। सीधे शब्दों में कहूं तो वो बहुत ज्यादा डर गई है, इतना ज्यादा कि वो डर की वजह से बेहोश भी हो गई, इतना ज्यादा डर गई है कि वो बेहोशी में भी वही सब बड़बड़ाए जा रही है, क्योंकि उनकी आंखों के आगे वही सारा मंजर घूम रहा है। वो जितने भी पल उन्होंने उस डर में काटे हैं, उतने ही पल काफी है उन्हें अंदर से तोड़ने के लिए। ये उनके लिए एक बहुत ही हार्ड टाइम है। इस टाइम में लड़की कभी कभी कुछ गलत करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि उसे अपने होने का भी अफसोस होता है। आदित्य उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। डॉक्टर ने आगे कहा, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है, कोशिश कीजिए कि वो उस वक्त के सारे पल के बारे में ज्यादा ना सोचे। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपको ही करना होगा। इस वक्त अगर उन्हें कोई संभाल सकता है तो उनका कोई करीबी, उनके अपने। और अगर इस वक्त आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद वो जल्दी रिकवर हो पाएंगी, वरना ये डर जिंदगी भर अब उनके मन में रहेगा। आदित्य डॉक्टर की तरफ देखता है और उसने कहा, मतलब डॉक्टर, क्या काशवी का ये डर अब जिंदगी भर उसके साथ रहेगा? उसका ये डर किसी भी तरीके से तो निकाला जा सकता है उसके दिमाग से। नहीं मिस्टर सिंह, आप उनके दिमाग से ये डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बात उनके लिए भुलाने वाली नहीं है, जिसके बारे में शायद वो खुलकर आपको भी ना बता पाए, क्योंकि बेसिकली वाइफ अपने हस्बैंड से यह बातें शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि उनके हस्बैंड उन्हें समझेंगे नहीं, या फिर उन्हें ही गलत समझेंगे। और कभी कभी हस्बैंड वाइफ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती नहीं है कि वाइफ उन्हें ये बातें बताएं, क्योंकि उन्हें अपना रिश्ता टूटने का डर होता है। या एक वजह यह भी होती है कि वो लड़कियों से खुलकर ज्यादा बातें कर पाती हैं, जैसे कि अपनी माँ, अपनी बहन या अपने सबसे करीबी दोस्त से, लेकिन वो ये सारी बातें अपने भाई, अपने पिता या अपने पति से शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें लगता है आप लोग जब वो सब महसूस ही नहीं कर सकते तो समझेंगे कैसे। और मुझे यही लगता है कि मिसेज सिंह आपसे वो सारी बातें नहीं कहेंगी जो उन्होंने महसूस की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप कोशिश कीजिए कि उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सके, उन्हें अकेला ना छोड़े, या उन्हें ऐसी जगह पर ना जाने दे जहां पर ज्यादा अंधेरा या लोग ना हो, जैसे कि अकेले में। आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ बिताएं, इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाकी मैंने आपको सारी बातें समझा दी है, अगर आप मेरी बातें अच्छे से समझ गए हैं तो आप खुद ही जानते हैं आगे आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने आपको सारी बातें बताई, जिससे आप इस वक्त मिसेज सिंह की हालत को समझ सके। क्योंकि एक पति होने के नाते आपको उन्हें समझना है या नहीं समझना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह तो मैं आपको नहीं समझा सकता कि आप उनके साथ कैसे रहना है या कैसे नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। मेरा काम था समझाना और आपको ये सिचुएशन बताना, आगे आपकी मर्जी। आदित्य ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। अपनी बात कहने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं।
आदित्य अभी भी डॉक्टर की कही बातों को सोच रहा होता है और वो यही बात सोचते हुए समय में पहुंचता है, तभी उसने देखा काशवी अपने बेड पर नहीं थी। ये देखकर तो वह परेशान हो गया। ये कहाँ चली गई, अभी तो बेहोश थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। उसे फिर से अजीब लगता है और उसने कहा, इसे हुआ क्या है, अभी अभी तो होश में आए हैं और इसे नहाना है। वो अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाता है तो उसने देखा बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो वॉशरूम का दरवाजा हल्के से खोलता है और अंदर की तरफ देखता है तो अंदर का नजारा देखकर वो बहुत ही हैरान था। काशवी शावर के नीचे घुटने के बल बैठी हुई थी और वो अपने गले और अपने हाथों को रब कर रही थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर आदित्य दौड़कर उसके पास जाता है और उसके पास जमीन में बैठते हुए उसका हाथ थाम कर कहता है, काशवी क्या हुआ और ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गला तो और तुम्हारी ये कलाइयां रब करने की वजह से कितनी लाल हो गई है, तुम ये सब क्या कर रही हो? काशवी ने रोते हुए कहा, आदित्य जी मैं उस इंसान के एहसास को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। आदित्य जी उसने मुझे यहाँ पर छुआ था। आदित्य जी उन सबकी नजरें बहुत गंदी थी। ऋषभ ने वहां 2 आदमी बुलाए थे। वो ना मुझे इतनी गंदी नजरों से देख रहे थे। मैं इतना ज्यादा डर गई थी, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा था। उसकी बात सुनकर आदित्य ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां बांध ली। आदित्य जी उस ऋषभ ने मुझे बहुत गंदी तरीके से छुआ है। उस एहसास को मैं सोच भी लेती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। घिन सी आती है मुझे अपने आप से। जब मैं बंद कमरे में उसके साथ ही तो मैं अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म है। उसका मेरे करीब आना, मुझे छूना, वो सारी बातें मुझे सोच भी लेती हूँ उसको। आदित्य जी तो कैसा फील करती हूँ बता पाना भी मुश्किल हो रहा है मुझे। आदित्य ने काशवी के होठों पर अपनी उंगली रखी, शो पर हाथ रखा और कहा, उठो और अब चलो बाहर। नहीं आदित्य जी मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है। आदित्य ने काशवी के दोनों गालों पर अपने हाथ की पकड़ बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो और मैं तुम्हें हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता, तुम्हें बाहर चलना होगा। इतना कहकर उसने टैब ऑफ किया और काशवी को गोद में उठा लिया। वो काशवी को रूम में लेकर आता है। क्योंकि काशवी के कपड़े इस वक्त भीगे हुए थे, उसे गोद में उठाने की वजह से आदित्य के कपड़े भी देख चुके थे, लेकिन उसे किसी और चीज का इस वक्त ध्यान नहीं था। वो कबर्ड के पास जाता है और उससे एक कुर्ती और उसके साथ एक पैरेलल पैंट निकालता है। वो वापस से काशवी के पास आता है और उसे कपड़े देते हुए कहता है, ये लो तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं रूम के बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य रूम से बाहर चला जाता है। 10 मिनट बाद वो रूम के अंदर आता है तो काशवी भी अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी और वो अभी भी गुमसुम से बेड पर बैठी हुई थी। आदित्य अंदर जाता है और काशवी के पास बैठ जाता है। डॉक्टर की कही सारी बातें याद आती है। आदित्य काशवी के कंधे पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ उसके कंधे के पास तक ले जाता है, लेकिन फिर से वह अपने हाथ वापस खींच लेता है और मन में कहता है, नहीं, इस वक्त मुझे पास में से थोड़ी दूरी बनाकर रखी होगी। मुझे नहीं लगता है अभी मुझे इसके करीब जाना चाहिए या इसे छूना चाहिए। तेजस और आशी अपने घर वापस आते हैं। तेजस घर के बाहर गाड़ी रोकता है। आशी गाड़ी से उतरती है। तेजस भी गाड़ी से बाहर आता है और घूमकर आशी के पास आता है और उसका हाथ थामते हुए कहते हैं, चले अंदर। आशी मुस्कुराकर अपना सर हिला देती है। काशवी अभी भी बिल्कुल शांत बैठी है। वो अब बेड के नीचे घुटने के बल बैठ जाता है और इसे कहते हैं, काशवी प्लीज कुछ तो बोलो ना। अचानक से आदित्य के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। फोन के गिरने की आवाज बहुत तेज थी। अचानक से यह आवाज आने से काशवी एकदम चौंक जाती है। आदित्य भी देख सकता था काशवी कितना डर गई थी है। खड़ा हुआ उसने कहा, काशवी को धीरे से बेड में लिटाया। काशवी उसकी ओर देख रहे थे। आदित्य ने कहा, अब सो जाओ, आराम कर लो। उसकी बात सुनकर काशवी धीरे धीरे सोने की कोशिश करती है। आदित्य आकर सोफे में लेट जाता है और काशवी को ही देख रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।